Hello students, last time we will discuss the topic of measures of central tendency और उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हमने अपना जो बेटा 3 सीरीज थी अपनी, फर्स्ट आपका था इंडिविजुअल सीरीज, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर आपका था इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग बेसिकली अनग्रुप डेटा भी बोलते हैं। आपकी बुक्स में जो होगा या आपने जहां भी स्टडी किया होगा, इंडिविजुअल सीरीज या बोले या आपका अनग्रुप डेटा बोले, सेम थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका ग्रुप डेटा, जिसमें आपके 2 फॉर्म थे, एक तो था आपका डिस्क्रीट सीरीज और फिर था आपका कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज भी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था, कंटिन्यूस सीरीज भी मैंने आपको काफी कुछ बताया था, बट कंटिन्यूस सीरीज से अपन आगे अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए कंटिन्यूस सीरीज में मैंने आपको बताया था बेटा, फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन एफ। ये बेसिकली एम जो होता है ना, यहाँ पे मिड वैल्यूज होता है। देखिए यहाँ पे समेशन एफ एम की अगर अपन बात करते हैं तो सम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस मल्टीप्लाइड बाय द देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी मेरी मिड वैल्यू है उसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और समेशन एफ जो होता है बेसिकली ये आपका एक तरह से एन ही होता है। जो डायरेक्ट मेथड में आप एन यूज करते हो ना इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है, वो ही आपका फ्रीक्वेंसी का एक तरह से ये कह सकते हैं टोटल होता है। तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अपने को ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। सपोज आपके पास मार्क्स है, ये कंटिन्यूस सीरीज में है, इसलिए इस तरह से होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 0 to 40 एंड 40 to, ये बेसिकली 30 to 40 है ये, एंड 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, मार्क्स हो गए कंटिन्यूस सीरीज में, क्योंकि अभी तक आप क्या ले रहे थे, एक्स ले रहे थे डायरेक्ट, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले इनकी मिड वैल्यूज निकालोगे, ठीक है। तो मिड वैल्यूज निकालने के लिए आपने क्या किया, 0 to 10 का एक तरह से आपने एवरेज ले लिया। 0 plus 10, अगर हम इसमें चाहे तो 0 plus 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5 आएगा। इस तरह से आप सबकी आपने क्या किया बेटा, मिड वैल्यूज निकाल लिया। और ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया, एफ आ गया और एम आ गया। अब आपने क्या किया, एफ मल्टीप्लाइड बाय एम, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप इसका हर आइकन का करेंगे और देन आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एफ एम मिल जाएगा। यानी आपने क्या किया, 5 into 5, तो आपको क्या मिल गया 25, 12 into 15, तो आपको मिल गया 180। तो इस तरह से आपका पूरा सीरीज आ गया। और लास्ट आपने इसको क्या किया, इसका समेशन कर दिया, यानी समेशन एफ एम कर दिया। तो ये आपको फाइनली समेशन एफ एम मिला, जिसका आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। और फ्रीक्वेंसी आपका कितना है, 70 है, तो समेशन एफ आ गया। तो फाइनली आपका एक्स बार क्या आ गया, 30.14 आ गया आपका डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। इसी तरह से हम अज्यूम मीन मेथड से निकाल सकते हैं। अज्यूम मीन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, एक अज्यूम मीन आपको जो है निकालना पड़ता है। अज्यूम मीन आपको जो सीरीज से जो निकालते हो बेटा, उसमें क्या करते हैं हम, जैसे सपोज हमने यहाँ पे अज्यूम मीन क्या ले रखा है, 35 ले रखा है, ठीक है। अब 35 से हम क्या करेंगे, डेविएशन लेते चले जाएंगे, डी फॉर डेविएशन होता है, क्योंकि आप m-35 करते जाएंगे। सपोज आपने 5 - 35 किया, -30, इस तरह से आप ये पूरी सीरीज अपनी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये d मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे, f को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो f d वाला सीरीज आ जाएगा। f यानी बोले तो 5 को आपने मल्टीप्लाई किया आपका 30 से, ठीक है, तो आपको मिल गया -150। तो इस तरह से आपको कंप्लीट पूरा सीरीज मिल जाएगा। तो ये आपने फिर फाइनली क्या किया, समेशन एफ डी कर दिया, इसका सीरीज का आपने क्या किया, एडअप कर दिया। तो फाइनली हमारे पास में जो फॉर्मूला है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आप इजीली इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया, फर्स्ट आपने जो इसमें अज्यूम मिल लिया है, कितना है, 35 है, और एफ डी कितना है आपका, -340 है,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 70। तो फाइनली आपका जो आंसर पहले हमारा आ रहा था सेम अज्यूम मीन मेथड से भी वही आ रहा है, बट अज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है समझने के लिए। फिर बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। इसमें भी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको बेसिकली बेटा यूज करते हैं। अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड में हमने क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास है ही। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे। डी डैश का फॉर्मूला क्या है आपका, m माइनस ए। जैसे आपने m माइनस ए सिंपल d निकाला था, अब आप उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, वही सेम क्वेश्चन है जिसको हम इससे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, समेशन f निकाल लिया आपने, दैट इज 70। ठीक है, अब मिड वैल्यूज वही आपने इसका जो मार्क्स है इसका आपने एवरेज निकाला, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस हिसाब से आप मिड वैल्यूज निकालेंगे। डी डैश अगर हम निकालेंगे तो आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, डिवाइड करना है आपको कॉमन फैक्टर से, तो आपका पूरा ये सीरीज आ जाएगा। और देन फाइनली आप क्या करेंगे, f को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को -3 से, तो 15। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर का फायदा क्या हुआ, आपके लिए वैल्यू इजी हो गई। वहाँ 150 थी, यहाँ 115 आ रही है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया जाता है। बेटा आप अगर आपको जो भी कुछ लगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको और इजी मेथड से बताऊंगी। ठीक है, तो फिर आप देखिए इसमें आपने क्या किया, स्टेप डेविएशन वाले मेथड में आपने वैल्यूज को फिट किया और फाइनली आपका आंसर सेम आ रहा है। जो आपका इससे आंसर आ रहा है वही आपका आ रहा है अज्यूम मीन मेथड से, और वही आ रहा था आपका डायरेक्ट मेथड से। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का फॉर्म कैसा है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। अब प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्रॉपर्टीज बेस्ड भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉपर्टीज भी क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें आपका प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसका जो डेविएशन अगर हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन का और इसका हम एडअप कर देते हैं, तो उसका हमेशा जो सम आएगा वो 0 आएगा। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आप इसको वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक मीन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज इन इंक्रीज और डिक्रीज, अगर हमने किसी भी वैल्यू से सीरीज को बढ़ा दिया या कम कर दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, देन द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब आपने अगर सीरीज में मान लो +5 कर दिया तो पूरी सीरीज में जो आंसर आएगा उसमें भी +5 का ही चेंज आएगा, और -5 कर दिया तो उसका ही चेंज आएगा। तो बेसिकली इसका कोई वो नहीं रहता और ये एक तरह से नॉट इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसी तरह से नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस सीरीज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट देन द ऑब्जर्वेशन इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट। अगर आपने किसी भी वैल्यू से उसको सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर में भी उसी का इफेक्ट आ जाएगा। लास्ट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम है। अगर इसका स्क्वायर होता है, देखो सिंपल था तब तो 0 था, लेकिन अगर समेशन का स्क्वायर है तो वो हमेशा वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो द अर्थमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम्स आर 2 or more related groups are given, then compute the combined mean। देखो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो भी इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2 सीरीज है, उनको दोनों को निकाल के वो हम देखेंगे। देखो अब कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अब जैसे CBSE ने डाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सपोज हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, N1 X1 फर्स्ट ग्रुप का हो गया, सेकेंड ग्रुप का N2 X2 हो गया। ठीक है, जैसे N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट ग्रुप, मतलब एक ग्रुप है आपका, उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। नेक्स्ट वन अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, इसमें अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दी हुई होगी फर्स्ट ग्रुप की आपको, एंड आपका N2 इज नंबर ऑफ आइटम इन द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप का नंबर्स हो गया और उसका अर्थमेटिक मीन हो गया, और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका भी अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज आपके पास में द मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इन सेक्शन A इज 40, ठीक है, एंड मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन सेक्शन B इज 35।
कैलकुलेट द कंबाइंड मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सेक्शन है यानी आपके पास दो ग्रुप्स हो गए ए एंड बी। ठीक है, अब ए ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ तो उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 है, और इसका मीन कितना है ये सब आपको गिवन है, आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट है। और फिर है नेक्स्ट आपका जो बी ग्रुप है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, 40। आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना भी आना चाहिए। फिर इसका जो मीन वैल्यू है वो कितना है आपका, 35 है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। बस आपको सेंट्रल टेंडेंसी में आपको जो फॉर्मूले हैं वो अप टू डेट होने चाहिए। आपको फॉर्मूले पता है, आप डायरेक्ट उसमें वैल्यूज रखिए और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनमें। ठीक है, आपने इसमें वैल्यूज फिट कर दी, n1 की वैल्यू रखी है x1 की, n1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 है, एंड x1 कितना है आपका, 40 है, ये इसमें आ गया। फिर n2 की वैल्यू, n2 कितना है, 40 है, और x2 कितना है आपका, 35 है, ये आपने इस पर फिट कर दिया, कुछ नहीं करना है आपको, और ये आपका 38 मार्क्स आ गया। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में जो आपको डायरेक्ट नंबर देंगे, बट आपको फॉर्मूले आपको जो है बेटा वो क्लियर होने चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन हो गया। एक अरिथमेटिक मीन का फॉर्म है वेटेड अरिथमेटिक मीन, जो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वेटेज दे दिया जाता है, अलग अलग फॉर्म में। लाइक इट रेफर्स टू द एवरेज व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर गिवन इन डिफरेंट वेटेज। अब इसमें सीरीज में जो अलग अलग आइटम उनके वेटेज अलग अलग होंगे। क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप तो इसका फॉर्मूला समझो, वही W1 x1 W2 x2। अगर सीरीज आपका n तक जा रहा है यानी आप उसका समेशन कर लीजिए W और x को मल्टीप्लाई करके, और देन डिवाइडेड बाय समेशन W। अब इसका क्वेश्चन देखिए, जैसे फाइंड आउट द वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे राइस दिया हुआ है, राइस का प्राइस कितना है, ₹100 पर केजी है, और वेट कितना दे रखा है इसको, 6 दे रखा है। इसी तरह से वीट का है 150 पर केजी है, और वेटेज कितना दे रखा है इसको, 5 दे रखा है। देखो सबके वेटेज इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टेबल को आप फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, आइटम्स दे दिए आपको, प्राइस लिख लिया हमने, एज इट इज है प्राइस हमारे पास में। ठीक है, अब इनका वेटेज हमने जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है हमने वैसे ही लिखा है। फिर हमने क्या किया, वेटेज का कर लिया समेशन, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको क्या करना है, W इंटू एक्स, जो आपको वेटेज है उसको हमने प्राइस से मल्टी, क्योंकि x हमारा प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको ये लास्ट वाला सीरीज मिल जाएगा। और फाइनली आपने क्या करना है, समेशन WX निकालना है, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका 2380। इट्स वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू फिट करनी है। तो यहाँ पे आपका वेटेड मीन आपने निकाल लिया 140। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो करेक्टेड मीन पे भी आते हैं। मान लो आपको कोई गलत वैल्यू दे दी कि इनकरेक्ट वैल्यू से आप करेक्ट वैल्यू में कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन हम घुमा के आएंगे तो इसी तरह से आएंगे। ठीक है, टू फाइंड आउट द करेक्ट मीन व्हेन इनकरेक्ट एंड करेक्ट एंट्रीज आर गिवन। आपको इनकरेक्ट वैल्यू दी होगी और कहा होगा कि इसमें करेक्ट वैल्यू ये डालते तो सीरीज सही हो जाता, तो उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो भी हम कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला आप ये याद रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। देखिए अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले समीशन x निकालोगे, रॉन्ग वैल्यू जो दी हुई है उसका समीशन x आप निकाल लीजिए। फिर आपको करेक्ट वैल्यू दे दीजिए, उसमें जो करेक्ट वैल्यू सीरीज में आनी चाहिए थी और जो इनकरेक्ट वैल्यू आई हुई है उसको माइनस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय n। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो इसका भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगी। मैं मल्टीपल चॉइस का पेपर लेकर आऊंगी, उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। ठीक है, अभी आप बेसिक चीज़ों को समझिए। अब बात करते हैं हम अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले की। देखिए अरिथमेटिक मीन में अगर हम बात करें तो इसमें एक तो होता है अनग्रुप डेटा, मैंने आपको बताया था, दूसरा होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा बोले तो इंडिविजुअल सीरीज, एक ही बात है। इंडिविजुअल सीरीज बोल लूँ मैं या अनग्रुप डेटा बोल लूँ, एक ही बात है। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया था एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, दूसरा होता है अज्यूम मीन मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसको आपने नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। फिर अज्यूम मीन मेथड क्या हो गया आपका, एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस समीशन
डी, यानी इसमें आपको अज्यूम मीन मेथड निकालना पड़ता है, एक अज्यूम मीन लेते हो और फिर आप उसका डिविएशन निकाल लेते हो। नेक्स्ट इज स्टेप डिविएशन मेथड, होता है इसमें भी वही अज्यूम मीन है, बट इसमें हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है अगर टिपिकल वैल्यूज़ होती हैं या बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आपका इसमें अनग्रुप डेटा में हम बात करते हैं, एक तो डिस्क्रीट सीरीज होती है और एक कंटिन्यूस सीरीज होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, आप देखने में बिल्कुल लगभग सेम से है फॉर्मूले, आपको ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा, बस x की जगह यहाँ पे m है, क्योंकि m इज मिड वैल्यू जो कि x को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये फॉर्मूले भी इजी हो जाते हैं याद रखना, क्योंकि देखो सिंप्लीफाई फॉर्म में है और यहाँ पे x के साथ में क्या कर दिया, f से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको फॉर्मूले भी इजी हो गए बेटा समझने के लिए। इसके बाद बात करेंगे हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में मैंने आपको बताया था 2 ग्रुप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप निकालते हो। और वेटेड अरिथमेटिक मीन की, वेटेड अरिथमेटिक मीन में भी आपके देखिए यहाँ पे वेटेज दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले होते हैं, तो उस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा अरिथमेटिक मीन में कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के देगा तो किस तरह से, एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले सीरीज पे जाओगे, आप फ्रीक्वेंसीज पे जाओगे, माइनस कर करके निकाल लोगे तो उससे आ जाएगा। मिड वैल्यूज दी हुई होंगी, तो मिड वैल्यूज में आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हम निकालते हैं यहाँ पे तो मिड वैल्यूज हैं, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। इंक्लूसिव सीरीज होंगी, तो इंक्लूसिव सीरीज को भी कन्वर्ट करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती इसमें। ओपन एंडेड सीरीज होंगी, उसके हिसाब से भी द मिसिंग क्लास लिमिट्स आर अज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ इंटरवल, ठीक है, आपको उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आप निकाल सकते हो। अनइक्वल सीरीज दी हुई होंगी, तो इस तरह के थोड़े से चेंज कर देंगे क्वेश्चन। अब मेरिट्स की बात करें तो एक तरह से इट इज़ द बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो ये फायदा है इसमें क्योंकि पूरी ऑब्जर्वेशन को ये लेकर चलता है, डेफिनेट वैल्यू को ये बताता है। फिर हम बात करें इसकी डीमेरिट्स की, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी तो आपको उससे सारा मिल जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इसमें से पढ़ लेंगे। इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यूज से जो है ये अफेक्ट होता है, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो इसके कुछ इसके एक तरह से कह सकते हैं डिसइफेक्ट्स है, ठीक है। तो आपका अरिथमेटिक मीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन एंड मोड और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और आपको जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको और चीज़ें इसमें बताऊंगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।